वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। आज उसका डे 5 है। तो आज के जो 3 क्वेश्चंस थे वो ये थे, ये बेसिकली ये टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं। तो 3 क्वेश्चन थे। पहला जीएस 1 से थे। तो पहला था कि फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन के क्या कॉजेज हैं। दूसरा क्वेश्चन था सॉल्ट सत्याग्रह क्या है और सीडीएम के ऊपर आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन ये था discuss the causes of the start of the World War II. What was the effect of this war on the world? चलिए, तो आई होप सब लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अब तो प्लीज देख के लिख ही लेना। तो इसको देख के लिख लेना आप लोग। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डे 5 का पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो ये जो है 125 वर्ड्स में लिखना है आपको, 125 वर्ड में। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन के क्या कॉजेज हैं। अच्छा, तो हाँ ऑलरेडी हमें पता है, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी एंड देन फिर उसके बाद कंक्लूजन पे मूव करते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये सबको पता ही होगी। चलिए हम आंसर की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो इनिशियली आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है कि लीग ऑफ नेशन कब फाउंड हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस तरह से आपको एक बेसिक बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन देना है लीग ऑफ नेशन का। तो लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड इन 1920 आफ्टर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। उसके बाद लीग ऑफ नेशन फाउंड हुआ, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड किया था। तो इट वाज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज प्रिंसिपल मिशन वाज टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। तो लीग ऑफ नेशन के बाद जो है ये फाउंड हुआ और उसका काम क्या था, मेंटेन द वर्ल्ड पीस। अब क्वेश्चन की हमारी डिमांड क्या है, जो बॉडी क्या है कि कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन के फेलियर के लिए कॉजेज क्या थे। तो पहला सबसे बड़ा कॉज ये था, लीग ऑफ नेशन का काम क्या था कि इसमें जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसमें प्रेजेंट रहें, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया था। जैसे यूएसए जो है एक इतना बड़ा बिग पावर था, उसने कभी इसको ज्वाइन ही नहीं किया। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने जो वर मेंबर बट नॉट मतलब ज्वाइन किया, पर इतना ब्रीफली ज्वाइन नहीं किया। और बहुत सारी तीसरा पॉइंट ये था कि जो बहुत सारी कंट्रीज थी, उन्होंने जो भी लीग का व्यू था उसको वो वेलकम नहीं करते थे। कि जब जैसे लीग ने जो है क्रिटिसाइज किया था जापान को ऑक्यूपेशन ऑफ मंचूरिया में, तो फिर उसके बाद जापान ने जो है लीग को जो है लेफ्ट कर दिया 1933 में। तो बेसिकली ये लीग के जो व्यू को ना रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो उस बॉडी की जो है कोई महत्व ही नहीं रह गया था। और सबसे बड़ी जो मेजर ड्रॉबैक था वो लीग के पास ये था कि जो लीग है उसके पास खुद की कोई आर्म्ड फोर्स नहीं थी। उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करना होता था कि जिस हिसाब से जो भी मेंबर जो बोलेगा उस हिसाब से फिर उसके बाद लीग को एक्ट करना होता था। और 2 लार्जेस्ट मेंबर थे जो ब्रिटिश और फ्रांस थे, वो बेसिकली रिलेक्टेंट टू रिस्टोर टू सैंक्शन थे, और इसकी वजह से जो लीग है उसका जो है फेलियर हुआ। तो अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें आप देखना। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉपरेशन। तो जो भी इसके अलाइज मेंबर थे उनके बीच में जो है कॉपरेशन नहीं था। जैसे फ्रांस है, फ्रांस जो है लीग को सिर्फ एक टूल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्मनी समझता था। उसके लिए जो लीग की वैल्यू सिर्फ इतनी थी कि उसको जर्मनी से मतलब एक प्रोटेक्शन मिलता रहे, और जो ब्रिटेन है वो प्रोटेक्टर ऑफ इट इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट, तो वो लीग को इस तरह से लेता था। तो ये डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं जैसे कि क्या क्या जो है फेलियर ऑफ लीग है। तो पहला क्या है, एब्सेंस ऑफ बिग पावर। जो बिग पावर थे वो उसका पार्ट नहीं था, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। इसमें जो लीग है उसमें डोमिनेंस जो है फ्रांस और इंग्लैंड की थी। तो फ्रांस और इंग्लैंड की थी, तो क्योंकि पेरिस पीस के बाद जो है जर्मनी को ये भी बोल दिया था कि आपको डिसआर्म करना है, और तो उसी चिड़ में वो रेटलिएट होकर उसने वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट की थी। तो डोमिनेंस जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड का था। उसको पेरिस पीस वाली जो कॉन्फ्रेंस उसमें इन्वाइट भी नहीं किया गया था। तो फ्रांस और इंग्लैंड का ही डोमिनेंस था, और डिक्टेटरशिप की जो है राइज ही हुआ इसमें। नाजी पार्टी जो है और जो फासिज्म है वो उन सब चीज़ों का जो है इसमें राइज हुआ, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ। और लीग के अंदर जो है लिमिटेड स्टैट्यूटरी मेजर्स थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मतलब लॉ बाइंडिंग जो मेजर हैं वो बहुत कम थे लीग के अंदर। और लैक ऑफ ट्रस्ट था
इन लीग मतलब जो मेंबर्स थे उनके अंदर जो है लैक ऑफ ट्रस्ट था, लैक ऑफ कॉपरेशन था बिटवीन डिफरेंट मेंबर। जैसे फ्रांस है उसको सिर्फ एज अ टूल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्मनी मानता था। नैरो नेशनलिज्म था, नैरो नेशनल जैसे यूरोप और जापान हुए तो ये इनके अंदर जो है नैरो नेशनल था। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट भी थे कुछ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट ये हो गए जैसे जो लैंग्वेज है आर्टिकल 15 और 11 की जो है वो बहुत एम्बिगुअस थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट भी थे। तो दीज आर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द लीग। तो ये सारे जो है फेलियर ऑफ द लीग के जो है रीजन थे। फिर हमने ये रीजन लिख लिया, अब इसको हमें कंक्लूड कर देंगे कि कंक्लूड क्या इन इनिशियल फॉर्मेशन क्या है। जो फॉर्मेशन डे में जो है लीग ऑफ नेशन ने बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उनको सेटल किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द मेंबर countries conflicted with the league requirement which diminished relevance। तो जैसे लीग है वो इम्पेरियलिस्ट को मना करता था, जापान को बोला कि मंचूरिया को जो है आप ऑक्युपाइड ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो है लीग और जो कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज थी, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया, जिसकी वजह से इसकी जो रेलेवेंस है वो डिमिनिश होती चली गई। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। व्हाट वाज द सॉल्ट सत्याग्रह, सब प्रीलिम्स में पढ़ा ही है सबने। और राइट अ नोट ऑन द सीडीएम स्टार्टेड आफ्टर दिस मूवमेंट। तो पहला इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के। सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, और फिर उसके बाद आपको सीडीएम पे नोट लिखना है। तो अच्छा, तो क्या है, ऑन मार्च 2 1930 जो है गांधी जी ने इन्फॉर्म किया जो वॉइसरॉय को अबाउट हिज प्लान ऑफ एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू प्लान क्या है, गांधी जी अलॉन्ग विद द बैंड ऑफ द 78 मेंबर ऑफ द साबरमती आश्रम वाज टू मार्च फ्रॉम द हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद थ्रू द विलेजेस ऑन रीचिंग द कोस्ट एट दांडी। On reaching the coast at Dandi, the salt was to be violated by collecting the salt from the beach। तो बेसिकली गांधी जी ने जो मार्च 2 1930 को जो है वो अपना प्लान डिसाइड कर दिया था कि वो इस तरह से मूव करेंगे और वो जो है जो सॉल्ट है उसको ब्रेक करेंगे। तो दिस इज अ सॉल्ट सत्याग्रह। तो दिस इज अ सॉल्ट सत्याग्रह, दिस इज सॉल्ट सत्याग्रह। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट अ नोट ऑन द सीडीएम स्टार्टेड आफ्टर दैट। तो हिस्टोरिक मार्च मार्किंग द लॉन्च ऑफ द सीडीएम। तो ये जो हिस्टोरिक मार्च था मतलब डांडी से, ये इसने मार्क किया लॉन्च ऑफ द सीडीएम बिगेन ऑन मार्च 12 एंड गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एट डांडी ऑन 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और देन इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द सीडीएम। The violation of law was seen as a symbol of Indian people resolved not to live under the British made rule। तो ये जो violation of law है वो ये दिखाता है कि जो इंडियन पीपल हैं वो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो इनिशियली जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया दांडी में। फिर उसके बाद मूवमेंट जो है ऑल ओवर द कंट्री जो है स्प्रेड हो गया। तमिलनाडु में राजा गोपालचारी और मालाबार में के कलप्पन ने जो है उस दांडी मार्च को लेड किया। तो अलग अलग ये रीजनल, मतलब पहले दांडी में स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग ये रीजनल सॉल्ट सत्याग्रह बन गया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या था मूवमेंट का, ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर हुआ इट्स मेन गोल, और जो इंपोर्ट है फॉरेन क्लोथ का वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो ड्रास्टिकली फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसको कंक्लूड करेंगे कि मार्च 5 1931 में एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द गांधी एंड वॉइसरॉय इन विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड द मोस्ट ऑफ द गांधी डिमांड। तो मार्च 1931 में जो है गांधी और वॉइसरॉय इरविन के बीच में जो है एक पैक्ट हुआ, जिसमें जो है बहुत सारी डिमांड जो है गांधी जी की मान ली गई एंड गांधी जी ने ये श्योर किया कि वो मूवमेंट जो है सस्पेंड कर देंगे। तो उन्होंने मूवमेंट सस्पेंड कर देंगे। और एंड सीडीएम जो था वो एक बहुत ज़्यादा मास बेस्ड था, मतलब जो अर्लियर जो आपके एनसीएम थे उसमें जो है इतना मास मूवमेंट नहीं था, लेकिन सीडीएम वो है बहुत मास बेस्ड था, इन विच द मोस्ट सोशल सेक्शन पार्टिसिपेटेड एंड प्रोवाइड द न्यू डायरेक्शन टू द मूवमेंट। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के सोशल सेक्शन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक मूवमेंट को जो है एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करी। तो ये आपका जो है आंसर हो गया।
थर्ड आंसर क्या है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। वर्ल्ड वॉर टू के जो है आपको कॉजेज बताने हैं एंड दूसरा पार्ट ये है कि इसका इफेक्ट क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वर्ल्ड पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या था वर्ल्ड पे। तो ये चीजें आपको बतानी होंगी। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द म्यूचुअल प्रॉब्लम अमंग नेशन अंडर इनिशिएटिव ऑफ यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो मतलब म्यूचुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन लीग ऑफ जो नेशन है वो फेल टू मेंटेन द एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल पीस। तो जो लीग ऑफ नेशन है वो फेल्ड हो गया एक पीस मेंटेन करने के लिए। दिस अल्टीमेटली लेड टू द राइज ऑफ द डिक्टेटरशिप। तो इसने जो है लेड करा rise of the dictatorship in Germany, Italy and Japan, and the formation of the Rome, Berlin, Tokyo axis led to the Second World War। तो ये जो एक्सिस है, ये डिक्टेटर एक्सिस जो है, डिक्टेटरशिप एक्सिस जो है, इसने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉज बना। तो आप यहाँ देखिए ये एक बहुत कनेक्टेड सा जो है इंट्रोडक्शन है। तो आपको जो है हिस्ट्री में जो इंट्रोडक्शन है वो आप ऐसे ही कोशिश करिए कि एक जो है कनेक्टेड सा बने, क्योंकि देखिए इनिशियली क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, फिर उसके फेल होने के बाद क्या हुआ कि जो है डिक्टेटरशिप है उसको बढ़ावा मिला, और उसका एक जो रीजन है वो वर्ल्ड वॉर टू है। तो ये एक तरह का एक कनेक्टेड पॉइंट से है जिस तरह से लिखा है। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मेन जो है उसको कैटर करेंगे, कॉजेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या कॉजेज थे, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज था। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या है, जर्मनी जब डिफीट हो गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो है इन्वाइट नहीं हुआ। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट नहीं हुआ और उससे ये भी बोला गया है कि आप अपने आर्म डिसआर्म करो, ये इन सारी चीज़ों पे उसके रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो जर्मनी ने सोचा कि मैं क्यों ना इन सारी जो ह्यूमिलेशन मेरे साथ हो रही है इसका मैं रिवेंज लूँ। तो इन सारी ह्यूमिलेशन का रिवेंज लेने के लिए ही जो है वर्ल्ड वॉर जो है वो जर्मनी की साइड से जो है वो इनिशिएट हुई। दूसरी चीज क्या है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है, जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में जो है एक इंटर वॉर पीरियड हुआ। तो इंटर वॉर पीरियड में क्या हुआ कि जो डिक्टेटरशिप है उसका राइज हुआ, मतलब जर्मनी, इटली, स्पेन एंड जापान जो है उनका जो है राइज हुआ। जैसे जर्मनी में जो है रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी लेकिन वो वीक पड़ रही थी, तो हिटलर ने जो है इसका एडवांटेज लिया, मतलब हिटलर द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी, इसका एडवांटेज लिया और डिक्टेटरशिप को जो है वो और बढ़ावा दिया। दूसरा क्या है, मिलिट्रिज्म क्या है, मतलब जो फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। मतलब जैसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी को ये बोला गया कि आप अपने जो आर्म्स हैं वो डिसआर्म कर दीजिए, लेकिन जर्मनी ने जो है ये बात नहीं मानी। और मतलब जर्मनी ने बात इसलिए नहीं मानी, जर्मनी ये बोला कि जब मैं डिसआर्म कर रहा हूं तो आप जो बाकी मेजर पावर हैं उनको भी तो बोलो डिसआर्म करने के लिए, मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा। तो कह रहे मैं अकेले थोड़ी ना करूंगा, आप मेजर पावर को तो कुछ बोल नहीं रहे हो, मुझे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट नहीं किया, मुझे ह्यूमिलेट भी कर रहे हो, ये सारी चीजें मेरे साथ ही कर रहे हो, तो मैं नहीं करने वाला, मैं डिसआर्म नहीं करने वाला, आपको जो करना है आज आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो फेलियर ऑफ द डिसआर्ममेंट एफर्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। फिर उसके बाद क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब डिसआर्ममेंट मतलब नहीं किया तो जर्मनी ने मतलब उसको अपना ह्यूमिलेशन माना और जर्मनी में रेटिलिएट करने के लिए उसने जो है और आर्म्स जो है उसको बटोरना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो इमेंस इंक्रीज इन आर्मामेंट्स हो गए और जो वर्ल्ड वॉर टू है वो और इनविटेबल बन गई। फिर नेक्स्ट इसका रीजन है इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म क्या है, सारी जो कंट्रीज हैं मतलब जो कहें जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो ये ज्यादा इंपीरियलिस्ट कंट्री थी और इनका एम सिर्फ यही था कि अपने जो इनकी टेरिटरीज हैं उसको इनको जो है एक्सपेंड करना है, इनको और एक्सपेंड करना है। जैसे हिटलर है, उसने ऑक्युपाइड कर लिया था रैंडलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा इनटू द जर्मन टेरिटरी। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन, क्योंकि जब आप वॉर करोगे, ऑक्युपाइड करोगे तो ये धीरे धीरे जो है चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी इनिशियली ये कर रहे हो, फिर ये जो है ये माइनॉरिटी पावर बनेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया, ये माइनॉरिटी पावर बनेगी, ये माइनॉरिटी पावर बनेगी, फिर ये मिलके जो है आप पे हमला करेंगी।
तो यही जो है वो सब चल रहा था। अच्छा, तो फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो इसका कॉज है कॉलोनियलिज्म है, तो मतलब रेस फॉर कॉलोनीज हो रही थी उनसे, जितने भी रॉ मटेरियल है या मार्केट है फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो ये जर्मनी, ये गिज हैं जो, ये जर्मनी, इटली और जापान है, इन्होंने जो है फॉलो करी एक बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी टू हैव कॉलोनीज टू एनरिच देयर रिसोर्सेज। मतलब एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी, जिससे जो भी कॉलोनी मतलब जो कॉलोनीज हैं उसके अंदर से वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर पाएं। तो ये इसका भी एक ये रीजन है। दूसरा तो नेक्स्ट है, तो वो तो आपको पता ही है, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन हुआ, तो पीस के लिए हुआ था, लेकिन पीस तो छोड़ो, वर्ल्ड वॉर 2 और हो गई। तो नेक्स्ट है आपका जो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज। तो मैंने बताया था ना कि जब आप इन पे टॉर्चर करोगे तो ये अब बाद में रीयूनियन होंगी और ये फिर आप पे हमला करेंगी। तो पॉलिसी ऑफ द रीयूनियन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सुंदरलैंड हो गया, और बेसिकली क्या है, इन सब पे जो है जर्मनी ने अटैक किया था। तो ये जितनी माइनॉरिटीज हैं इन पे जर्मनी ने अटैक किया था। तो इन्होंने रेटलिएट करने के लिए क्या करा, ये सब लोग म्यानॉरिटीज जो है वो रीयूनियन हुआ इन लोगों का, और इनका जो है डिससेटिस्फेक्शन था। नेक्स्ट चीज है म्यूचुअल डिफरेंस ऑफ एलाइज। तो अब देखो, ये बिग पावर्स थी जो एलाइज थी, इनके बीच में भी जो है डिसकंटेंट था। मतलब ये भी जो है इन लोगों के खुद के बीच में म्यूचुअल डिफरेंसेस थे। जैसे फ्रांस है, उसको फियर था ऑफ द जर्मनी विच इज अपोज बाय द इंग्लैंड, एंड यूएसए जो था वो आर्किटेक्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन था, लेकिन उसने खुद ही ज्वाइन नहीं किया था। तो इन लोगों के बीच में भी खुद जो है म्यूचुअल डिफरेंस था। मतलब सब लोग बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगे हुए थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई अलाई नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सब लोग जो मतलब जो जिस वक्त जो काम आ जाए वो बढ़िया है। तो अब इसका जो है इफेक्ट क्या हुआ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था ना, तो सेकंड कि कॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 और इसका इफेक्ट क्या था वर्ल्ड के ऊपर। तो इसका इफेक्ट क्या था वर्ल्ड के ऊपर, सबसे पहला कि 15 मिलियन सोल्जर या फिर 10 मिलियन सिविलियन जो है उन्होंने अपनी लाइफ लॉस कर दी थी। जो कॉलोनियल एम्पायर ऑफ यूरोपियन कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका वो खत्म हो गया था। मल्टीपोलर वर्ल्ड अब एक बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था। यूएसए और यूएसएसआर जो है एक सुपर पावर बन चुके थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ ऑन द विच इज कॉल्ड एज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। तो आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो एक वॉर छिड़ गई। तो अब जो है वेपन वाली वॉर नहीं, एक आइडियोलॉजी पे वॉर छिड़ने लगी। तो एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूएसएसआर के बीच में, और यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, पीस अकॉर्ड साइन हुए, इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडिया है उसका इमरजेंस हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट का एग्जिस्टेंस आया, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्रिएट हुआ, जैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1945, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो इन सब का जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। तो ये सारी चीजें जो है एग्जिस्टेंस में आई। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो रिजल्ट है, अब इस कंक्लूजन जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो द रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 विच इफेक्ट द होल वर्ल्ड एंड इट स्कार आर स्टिल विजिबल टुडे। तो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अगर जिसने ये आंसर नहीं लिखा है तो अब देख के जो है इसको आप लिख लीजिए, लिमिट में, मतलब वर्ड लिमिट में लिखना है इसको। जैसे 125 वाला जो है उसको 1.25 या 1.5 पेज में लिख लिया, और 200 वर्ड वाला जो है उसको 2.25 या 2.5 पेज में लिख लिया। तो इस तरह से जो है आप इसको फिनिश करिए। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं 3 नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।